अरे भाई ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये क्या हो रहा है? तो ये वाला जो मोशन है ये चार्ज कर रहा है। तो वो वाला गाना जैसे ही किसी ने बजाया और आप एकदम से वाइब करने लग गए। अच्छा ओ ये किसी भी बच्चे का डीएनए उसके पापा पे डिपेंड करता है और किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी उसके सोर्स पे डिपेंड करती है। हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुपम उपाध्याय और आज हम शुरू करने वाले हैं EM वेव्स। तो भैया ये आपका वेव्स का खतरनाक वाला चैप्टर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले वेव्स। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये वाली वेव्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो भैया हमें शुरू करना है EM वेव्स, जिसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए शुरू करते हैं हम EM वेव्स। अच्छा, अरे भाई ऐसे नहीं करना भाई। हाँ तो चलिए हम शुरू करते हैं EM वेव्स, पर इसके पहले हम देखेंगे भैया कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं ऐसे ही ब्यूटीफुल लेक्चर्स के थ्रू पूरी की पूरी फिजिक्स। ऑलमोस्ट आपकी पहली वाली बुक खत्म कर दी है, इस चैप्टर के साथ पहली वाली बुक खत्म हो जाएगी और 12th के भी और 11th के भी दोनों ही आपको लेक्चर्स वन शॉट में ब्यूटीफुली मिल रहे हैं इस चैनल के ऊपर। काफी ज्यादा सीरीज यहां पर आपको नई नई देखने को मिलेगी, जैसे वन शॉट इन 60 मिनट भी आपको यहां पर देखने को मिला हुआ है। वो भी हमने आपके 12th के लिए शुरू कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं भैया। इस पूरे चैप्टर को हर चैप्टर की तरह 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट करंट, तीसरा है EM वेव। तो ये चैप्टर की जरूरत क्या थी, हम यहां से बात शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले यही समझेंगे कि इस चैप्टर की जरूरत क्या थी। अभी तक हमने जब पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में पढ़ा था, उसके बाद से हम पूरा चार्ज के बारे में जर्नी देखते आए हैं। पहले हमने 2 चैप्टर्स में पढ़ा कि जब चार्ज स्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन 2 चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टैटिक अगर चार्ज है तो क्या होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ना शुरू करा था बाकी के 3 चैप्टर में, जैसे हमने इसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद हमने एक चैप्टर मैग्नेट्स के ऊपर पढ़ा था जो था मैग्नेट्स एंड मैटर, और उसके बाद हमने एक सब चैप्टर पढ़ा था EMI एंड AC अल्टरनेटिंग करंट। इन सारे चैप्टर में हमने चार्ज का मोशन के बारे में सिर्फ बात की थी और चार्ज के मोशन पे होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात की थी। तो फिर आखिरी एक जो चैप्टर बचा, ये सारे के सारे चैप्टर मोशन, मूविंग विथ वेलोसिटी के बारे में बात करता था। जब चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी, किसी ना किसी वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा था, तब की बात हम यहां पर कर रहे थे। अब हमने एक आखिरी में चैप्टर बताया जिसमें चार्ज क्या होगा, एक्सिलरेट होगा। तो इस पूरे चैप्टर जो EM वेव्स के अंदर, बहुत छोटा सा पार्ट है वैसे तो ये, इस EM वेव्स के अंदर हम बात करेंगे चार्ज का एक्सिलरेशन। बेटा समझ गए? तो चार्ज स्टैटिक हमने बात करी, फिर चार्ज के मोशन के बारे में बात करी, बीच में एक चैप्टर था जिसमें हमने मैग्नेट्स के बारे में बात करी थी, और आखिरी ये वाला जो चैप्टर है EM वेव्स, इसमें हम चार्ज का क्या चीज की बात करेंगे, एक्सिलरेशन की चार्ज बात करेंगे। मतलब अगर चार्ज को एक्सिलरेट कर दिया, समझ गए? तो इसी चीज के बारे में बात करने के लिए ये वाला पूरा के पूरा चैप्टर है। वो चीज को, उस पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को, उस पूरे के पूरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समेटने के लिए ये एक आखिरी चैप्टर बनाया गया है। इसी में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी, जो एकदम आखिरी का डेवलपमेंट था हमारे इस पूरे के पूरे योजना में, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम कि कौन है जिसने इस चैप्टर की बुनियाद रखी, कौन है इस चैप्टर की आधारशिला रखने वाले। उनका नाम था मैक्सवेल। ओके, तो भैया ये जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने सबसे पहले कुछ इक्वेशंस दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत तरह के लोग पढ़ा करते थे। काफी ज्यादा लोगों को पता था कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, काफी ज्यादा लोगों को पता था किस तरह से गॉस लॉ काम करता है, काफी ज्यादा लोगों को पता था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच के क्या रिलेशन है, क्या रिश्ते हैं। पर कभी भी किसी ने इसको कलेक्टिवली एक जगह एक साथ नहीं रखा, ना एक साथ पढ़ा। तो यह काम करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किसने? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस बताई थी जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से उन चारों इक्वेशन को जाना जाता है। वो नाम से इन्होंने पूरा यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया था। और आखिरी में ये एक चैप्टर दिया था जिसमें से कुछ गलती जो पहले हो रखी थी उन्हें सुधार दी गई थी, और EM वेव्स को इंट्रोड्यूस करा था कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिस्सा है। तो आगे देखते हैं, जरा आपको समझ में आएगा। ये पूरी की पूरी कहानी मैक्सवेल के साथ ही शुरू होती है। मैक्सवेल ने बहुत अच्छे से EM वेव को बताया था। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया कि क्या आपको पता है कि क्या आपको पता है कि अगर कहीं पर एक चार्ज है तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है? लोगों ने बोला हाँ ये तो हमको पता है।
तो क्या आपको पता है कि अगर एक चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही, पर वो चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकता है। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। अब यही जो चार्ज है, यही जो चार्ज है, अगर ये चार्ज एक्सेलरेट हो जाए, अगर यही जो चार्ज है ये अगर एक्सेलरेट हो जाए, तो ये जो चार्ज होगा ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करने वाला है। चीकू भैया ये क्या कर रहा है चार्ज? तो देखो इमेजिन करो कि एक चार्ज है, सपोज वो चार्ज इस तरफ किसी वेलोसिटी से ऐसे करके सपोज चार्ज एक्सेलरेट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। बड़ा समझ में आया? तो चार्ज ऐसे चम कर रहा है, चार्ज ऐसे नहीं चल रहा। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि चार्ज ऐसे चल रहा है और चार्ज के अगल बगल ये बनता जा रहा है, नहीं, चार्ज सिंपल ये वाली हरकत कर रहा है। ध्यान से देखो, चार्ज सिंपल ये हरकत कर रहा है। चार्ज ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे चम कर रहा है बेटा। तो ये वाला जो मोशन है ये चार्ज कर रहा है। अब ये वाला मोशन करने के बाद जैसे ही चार्ज ने इस तरह का मोशन करना शुरू करा, सपोज इस डायरेक्शन में क्या पैदा हुई? वेव पैदा हुई। वेव इस तरफ प्रोपगेट कर रही है, तुम्हारे तरफ वेव प्रोपगेट कर रही है। तो ध्यान से देखना, वेव जब तुम्हारे तरफ प्रोपगेट कर रही है, चार्ज ये मोशन कर रहा है। चार्ज कहां है? यहां पर है, इस तरफ पे चार्ज है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, हर एक प्राणी को सॉर्टेड है। ये चार्ज है, ये वाला मोशन कर रहा है। अब वेव बन गई, वेव इस तरह से प्रोपोगेट होकर तुम्हारी तरफ आ रही, पर वेव के अंदर है क्या? वेव के अंदर ध्यान से देखना, वेव के अंदर क्या है? तो ये वेव का यहां पर इस तरफ सपोज हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ सपोज हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गया बेटा? तो अब देखना, ये वाले प्लेन में कौन ऑसिलेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है तुम्हारे तरफ, ठीक है? ऐसे वेव आ रही है तुम्हारे तरफ। तो जब चार्ज एक्सीलरेट ये मोशन कर रहा है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर रहा है। ये वाला मोशन करने पर चार्ज, ये वाला मोशन करने पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर रहा है। तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तुम्हारे तरफ, ऐसे जा रही है वेव, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ऐसे जा रही है। समझ गए? समझ गए? देखना ध्यान से, ओके? फिर से देखना बेटा, समझ गए? तो ये कौन है? ये कौन है? ये वाली हमारी कौन सी फील्ड है भाई? ये वाली हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली हमारी कौन सी हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देख लो भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरफ, ओके? इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। समझ गए? तो एक इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, और एक इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, इस प्लेन में, और एक इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। क्या आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया किस तरह से काम कर रहा है हमारा ईएम वेव? एकदम बहुत ही शिद्दत से क्लियर है। आप खुद करके देखिए, ये देखो, ये वाला एक वेव ऑसिलेट कर रहा है, ओके? और एक वेव ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, एक ऐसे और एक ऐसे। समझ गए बहुत अच्छे से? तो भैया काफी खतरनाक तरीके से ऐसे बिल्कुल दोनों वेव ट्रेवल करते हुए जा रही है। आई होप आपको शिद्दत से समझ में आ गया होगा चीकू भैया क्या बता रहे हो। अब यहां पर देखें, आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज में। क्या लाइट एक ईएम वेव है? प्रश्न यहीं से उठ के आता है, क्या लाइट एक ईएम वेव है? जो भी आपने हाथ दुखने लग गए मेरे, क्या लाइट एक ईएम वेव है? हाँ, लाइट एक ईएम वेव है, बिल्कुल सही जवाब। लाइट हमारा क्या होता है? कि ईएम वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब जिसका एक कंपोनेंट क्या हो? मैग्नेटिक हो, एक कंपोनेंट क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ईएम वेव बोलते हैं। क्या यहां पर हर बात को समझ में आ गया? क्लियर है? हमें ये सारी बात तो बताइए, सोर्स ऑफ ईएम वेव क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम थोड़ा सा और यहां पर थ्योरी वाइज देख लेते हैं कि पॉइंट चार्ज अगर रखा होता है तो क्या करता है? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। वहीं पर अगर एक चार्ज होता है, वो चल रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। पर अगर कहीं पर ऑसिलेटिंग चार्ज है, मैंने आपको बताया किस तरह का चार्ज है? ऑसिलेटिंग चार्ज, सेम फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, मतलब ऐसे चम कर रहा है। समझ गए? तो ऑसिलेटिंग चार्ज है यहां पर, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, हो सकता है अलग तरह की भी ऑसिलेशन कर रहा हो, पर हम मान रहे हैं ऑसिलेटिंग चार्ज, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ मोशन टू एसएचएम। जरूरी नहीं कि एसएचएम ही कर रहा है, ठीक है? तो यहां पर ऑसिलेटिंग चार्ज है, ठीक, सॉर्टेड क्लीन। तो ऑसिलेटिंग चार्ज इस तरह से ऑसिलेशन है इसका। अब अगर ये ऑसिलेशन है तो ये क्या करेगा? ये पूरी की पूरी फील्ड में दो तरह की रेडिएशन पैदा करेगा। देखो, एक तरह की रेडिएशन ये वाली होगी जो मैंने आपको बना के दिखाई ऐसे, ठीक,
ओके ओके ओके। अब ये दूसरे तरह की रेडिएशन इधर पैदा करेगा, जो ये इस तरह की हो गई, ठीक है। तो दूसरे तरह की रेडिएशन ये वाली हो गई। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इन दोनों के बीच से ये इस तरफ लाइट जाएगी ऐसे। सॉर्टेड है क्या? हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या? हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या? अच्छा, सॉर्टेड है। चले आगे बढ़ते हैं भैया, अगली चीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोड्यूस्ड बाय, इनमें से कौन सा प्राणी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है? जरा सोचो समझो और बताओ, कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है? स्टेशनरी चार्ज, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सिलरेटेड चार्ज। एक्सिलरेटेड चार्ज बेटा, एक्सिलरेटेड चार्ज यूनिफॉर्म मोशन वाला तो नहीं कर सकता। स्टेशनरी चार्ज ने तो पहले 2 चैप्टर बना दिए, बाद के 3 चैप्टर में हमने चार्ज यूनिफॉर्म मोशन वाले की बात करी है। आखिरी वाला जो चार्ज है जिसमें एक्सिलरेटेड चार्ज होता है, उसमें हम ईएम वेव की बात करते हैं। जब चार्ज दौड़ा, एक्सिलरेट हुआ, तो यहां पर ईएम वेव की बात करेंगे। फड़फड़ाते वाले प्राणी बोल देंगे चीकू भैया ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, हर क्वेश्चन में जहां भी ऑल ऑफ द अबव आता है वही आंसर होता है। नहीं, तुक्के बाजू, यहां पर तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। चले आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स विथ, एक चार्ज पार्टिकल है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, है ना, है ना, है ना, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट? तो भैया हमने बचपन से ये बात सुनी है, बचपन मतलब 11 से। जब भी तुम 11th में आए हो, तुम एक बात सोच रहे हो, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी, किसी भी बच्चे का डीएनए उसके पापा पे डिपेंड करता है, और किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी उसके सोर्स पे डिपेंड करती है। तो वेव कौन बनाता है? कोई सोर्स बनाता है जो उस वेव का सोर्स है। तो वेव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? उसके सोर्स पे। सॉर्टेड। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी कुछ है तो वही फ्रीक्वेंसी सोर्स की भी होगी, अगर बच्चे का डीएनए कुछ है तो वही डीएनए पापा का होगा। तो यह बात आपको पता होना चाहिए कि वेव का डीएनए होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता अगर सोर्स चेंज ना कर पाए। बेटा समझ गए? तो आपको अगर बोलना है कि वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो आप बोलोगे उतनी ही है जितनी सोर्स की है। तो यहां पर दिया गया है कि सोर्स जो है वो 10⁹ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, तो वेव जो बनेगी वो भी 10⁹ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बनेगी। हर एक प्राणी को ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल हम यहां पर देख लेते हैं, अगली चीज हम यहां पर देख लेते हैं। हम देखते हैं नेचर ऑफ ईएम वेव, किस तरह का नेचर होता है ईएम वेव के लिए, और कैसे डिफाइन करते हैं ईएम वेव को, कैसे, क्योंकि वेव है तो वेव की इक्वेशन होगी, किस तरह से इक्वेशन वगैरह वो सारी चीजें हम ईएम वेव के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो हमें पता ही है, कोई सी नई बात तो बताई नहीं। यहां पर देखो इस तरफ कौन सी फील्ड दे दी है? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पर देखो ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस दिया है और इस तरफ वाई एक्सिस दिया है। ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस दिया है और बाहर की तरफ वाई एक्सिस दिया है। इस डायग्राम में आपको देखना है, हर जगह ये चीज को नोटिस करना है, किधर एक्स एक्सिस है किधर वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स और वाई दिया हुआ है। एक्स में कौन ऑसिलेट कर रहा है? एक्स में कौन ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वाई में कौन ऑसिलेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ गए? तो वाई में कौन ऑसिलेट कर रहा है भाई? वाई में कौन ऑसिलेट कर रहा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्स में ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वाई में ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई सपोज। अब यहां पर इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है चीकू भैया? इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इक्वेशन लिखना सिखाता हूं। आप बस मुझे ये देख के बताओ, मैं इसकी इक्वेशन लिखना आप लोगों को सिखा रहा हूं। हमेशा आप लोगों के दिमाग में रहने वाली ये बात, तो ध्यान से देख के, सोच के, समझ के, बिना फड़फड़ाए मुझे बताएंगे कि जो एक्स में ऑसिलेट कर रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर एक प्राणी इसमें तैयार है कि भैया एक्स में जो ऑसिलेट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखूंगा, सॉर्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखूंगा तो यहां मैं लिख दूंगा ई और इसके सामने लिख दूंगा एक्स, क्योंकि ये एक्स में ऑसिलेट कर रही है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। ई एक्स विल बी इक्वल्स टू, यहां पे लिख दूंगा कुछ भी ई नॉट, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब कि अगर ये मैक्सिमम यहां पर कितनी है, तो ये मैक्सिमम इस जगह पर जो जितनी आएगी ये वाली, इसे मैं ई नॉट बोल दूंगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉर्टेड। ई नॉट, यहां पर वेव का फॉर्मूला लिखेंगे साइन ओमेगा टी। बेटा ये ओमेगा टी तो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम आता ही है। हमेशा जब भी वेव की इक्वेशन लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी तरह की इक्वेशन कुछ कुछ होती है ना, तो ए साइन ओमेगा टी। अब माइनस लिखेंगे या प्लस? तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस लिखते हैं, और नेगेटिव में जा रहा है तो प्लस लिखते हैं, ठीक है। माइनस
कब लिखेंगे? जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। और नेगेटिव कब लिखेंगे? जब ये नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी नेगेटिव तब लिखेंगे जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, और पॉजिटिव तब लिखेंगे जब ये नेगेटिव में, जो भी जिधर जैसा भी ये मोशन कर रहा है उसको उल्टा। तो अभी हमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। अभी यहां की कंडीशन में ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रहा है, ये एक्स तो इधर है, वाई तो इधर है, तो ये कहां जा रहा होगा? जेड में जा रहा होगा। पॉजिटिव जेड एक्सिस में ये जा रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि ये उल्टी चलती है, वेव हमेशा उल्टी चलती है इस मामले में, इक्वेशन के मामले में। कहां जा रहा है? पॉजिटिव जेड एक्सिस में, तो हम लिख देंगे माइनस। ठीक, अब यहां लिखेंगे के, माइनस के किस एक्सिस में जा रहा है, यहां लिखना पड़ेगा किस एक्सिस में जा रहा है, तो हम बोलेंगे जेड एक्सिस में। ठीक, तो माइनस किस एक्सिस में जा रहा है? जेड एक्सिस में। बड़ा समझ रहे हो क्या? बहुत अच्छे से समझ में आ गया, काफी अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां लिखूंगा बी वाई। बी वाई क्यों लिखा चीकू भैया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो ये है ये वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? बी वाई। अब यहां पर मैं लिख दूंगा ई नॉट, सॉरी बी नॉट, चीकू भैया ई नॉट इतनी जोश में क्यों? बी नॉट साइन ओमेगा टी किस एक्सिस में जा रहा है? पॉजिटिव, तो यहां लिखेंगे माइनस के जेड। सॉर्टेड, तो ये ई एक्स है क्योंकि एक्स एक्सिस में ऑसिलेट हो रहा है, बी के लिए वाई है क्योंकि वाई एक्सिस है, ई नॉट बी नॉट साइन साइन ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस के जेड। यस, हर एक प्राणी बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। क्या हर एक प्राणी बहुत अच्छे? चीकू भैया इसमें तो के जेड आ गया ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल वेव के इक्वेशन में ही आगे पीछे चलता रहता है, डिपेंडिंग आपने वेव को कब से देखना शुरू करा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, आप ये वाला फॉर्म लिख लो, वो वाला फॉर्म लिख लो, सिर्फ माइनस का अंतर है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। दोनों इक्वेशन जो हमने लिखी एकदम सॉर्टेड है। क्या इतना आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया? ई एक्स क्यों लिखा, ई वाई क्यों लिखा, हर एक चीज जिसको भी क्लियर है अभी तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है और एक इक्वेशन बता रहा है कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। दोनों ही चीज हमें पता चल गई। किस चीज के थ्रू पता चली? नेचर ऑफ वेव के थ्रू पता चली। चीकू भैया जब भी वेव की हम कहीं पे किसी भी जगह पे हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो वेव की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? तो वेव की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा हमने ऐसे लिखी, y इज इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी है तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड x विल बी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड इस केस में। और यहां पर b की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बी वाई, क्योंकि बी वाई एक्सिस में था, तो यहां पे बी वाई बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अच्छा सॉरी माइनस के जेड, क्योंकि भैया z है यहाँ पे, क्योंकि ये z एक्सिस में चल रही थी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। मुझे एक बात बताओ, क्या वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का भी कोई एक तरीका होता है? हाँ यार चीकू, वेलोसिटी ऑफ वेव तो निकलती है। वेलोसिटी ऑफ वेव को कैसे निकालते हैं? ओमेगा बाय लैम्डा, सॉरी ओमेगा बाय के। बेटा ओमेगा बाय के, ओमेगा कितना होता है? ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ, और के कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना भैया? सॉर्टेड है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये आ जाएगा एफ लैम्डा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है? क्या ये बात बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझ में आ गई? ईएम वेव क्या काफी अच्छे से सॉर्टेड है। के विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, ये हमने पहले ही वेव वाले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। यहां पर देखो ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई वही सब आगे लिखी हुई हैं। यस, हर एक प्राणी के लिए बहुत अच्छे से सुपर सॉर्टेड हो गई क्या सारी बातें? अब एक चीज आपको और जो हमने वेव ऑप्टिक्स या फिर ऐसा बोलूं रे ऑप्टिक्स में हम सीखने वाले हैं, पर मैंने यहां लिख दी है, ये जो चीज है ये चीज बताती है C विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, C विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हमेशा ये वाला फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट का आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इज व्हाट? कौन सा वाला? ये परमिएबिलिटी वाला, मैग्नेटिज्म वाला। एप्सिलॉन नॉट पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था, पहले ही दिन या दूसरे ही दिन आपने पढ़ लिया होगा। कौन सा था ये? कौन सा था? परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, और दोनों में नॉट लगा हुआ है, मतलब ये फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इज इट क्लियर, क्लीन, सॉर्टेड यहां तक? अच्छा, तो चीकू भैया ये सारी बात तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से ठीक हो गई। स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है, ईएम वेव की स्पीड होती कितनी है, तो अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ ईएम वेव
क्योंकि लाइट एक ईएम वेव है, सारी ईएम वेव सेम स्पीड से चलती है, उन सभी की स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये चीज आपको बहुत अच्छे से सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर मीडियम हो गया चीकू भैया तो क्या करेंगे, मीडियम हो गया तो हम लिखेंगे भैया वेलोसिटी को सी डैश, मीडियम हो गया तो हम वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, सी डैश, सी डैश को लिखेंगे 1/μ इंटू एप्सिलॉन, 1/μ इंटू एप्सिलॉन। अब इसमें 1/, ध्यान से देखना, 1/μ इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे आ जाएगा ये म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर भाई? तो यहां आ जाएगा 1/√μ आर ई आर अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बड़ा समझ में आ रहा है? तो यहां पर म्यू आर और ई आर को एक साथ रख दिया, म्यू आर ई आर, और वहां पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख दिया। क्या ये बात आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई है? जल्दी से बता देगी सारी जनता, क्या बहुत अच्छे से तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से हमने इस चीज को लिखा है, किस तरह से हमने इस चीज को लिखा है, ये वाली को जल्दी से बता दो बेटा। ये काफी अच्छे से क्लियर हो गया, जो भी यहां लिखा हुआ है चीज तुम्हें बहुत अच्छे से सॉर्टेड, क्लियर, क्लीन होनी चाहिए। हमने एक बात सीखी कि भैया जो भी स्पीड ऑफ लाइट होती है, मैं फिर से बता देता हूं, हमने एक बात सीखी कि जो भी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है √μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां है? एयर में। पर अगर हम मीडियम में चले गए तो मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट को 1/μ और एप्सिलॉन, मतलब मीडियम वाले के साथ लिखेंगे। म्यू और एप्सिलॉन क्या होता है? तो भैया म्यू को हम म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखते थे, एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन आर, भैया एप्सिलॉन आर इसी को तो के बोलते थे, इंटू एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखते थे। तो हमने म्यू को म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख दिया, हमने एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब म्यू आर और एप्सिलॉन आर को अलग निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब चीको भैया 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होता है? तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो ये हो जाता है सी, जो नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट है हमारा इन वैक्यूम, वो अपॉन√μ आर ई आर सी डैश। बेटा ये बात समझ में आ गई? अब इस म्यू आर सी आर को हम क्या बोलेंगे? इस चीज को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये भविष्य में हम सीखेंगे, इसका भव्य बहुत ज्यादा खतरनाक ही यूज होने वाला है आगे। तो अभी जरा समझो, समझना अब तुम लोगों को क्या है, तुम्हें इस बात को समझना है कि मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन ने मैक्सवेल ने बड़े ही आसान से शब्दों में बताया ईबीसी। एबीसी की जगह क्या बताया? ईबीसी, ई नॉट बी नॉट सी। ओके, ईबीसी, नॉट एबीसी, ईबीसी, ई नॉट बी नॉट सी, ईबीसी, सॉर्टेड। एबीसी की नहीं, ईबीसी। क्लियर है? तो यहीं पे अगर अपन सी का फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हमें सी पता करना है तो हम क्या लिखेंगे? ई नॉट अपॉन बी नॉट। अगर यहीं पे हमें बी नॉट पता करना है तो हम लिख देंगे ई नॉट अपॉन सी। और ई नॉट पता करना है तो ईबीसी तो फॉर्मूला है ही। तो ये तीन तरह के फॉर्मूले के इसके वेरिएशन है, आपको याद रखना है। मैक्सवेल की इक्वेशन है, यहीं से हमें पता चला। अब देखो चिकू भैया, इस पर सवाल किस तरह के हैं, क्योंकि मेन बात तो सवाल की, यार आपने इससे उल्टे सीधे फॉर्मूले बता दिए, इजी से चैप्टर लग रहा है, पर सवाल कैसे आने वाले थे? यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन। कैसा प्लेन है भाई हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ गिवन, मतलब इन अ प्लेन विल बी गिवन बाय, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे दी, और यहां पर इसका बी कंपोनेंट दिया। तो देखो ये ऑसिलेट कहां कर रहा है? बी वाई, और प्रोपोगेट किस तरफ कर रही है? बी वाई, मतलब ये वाई में ऑसिलेट कर रहा है, बी वाई मतलब ये वाई में ऑसिलेट कर रहा है। और प्रोपोगेट किस तरफ कर रहा है? प्रोपोगेट ये एक्स में कर रहा है, देख रहे हो यहां पे, यहां एक्स दिया हुआ है। तो प्रोपोगेट ये किस तरफ कर रहा है? एक्स में। ठीक है, कौन से एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? तो यहां देखो पॉजिटिव दिया हुआ है, पूरा इसके अंदर का पॉजिटिव है। तो ये किस एक्सिस में प्रोपोगेट कर रहा है? तो हम बोल सकते हैं इट इज ऑसिलेटिंग इन वाई। ध्यान से देखना, अगर मैं अपना नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस, ऐसा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इस तरफ जेड एक्सिस ऐसे में बताऊं, तो तुम ध्यान से देखो कि ये प्रोपगेट कर रहा, ऑसिलेट कर रहा है ये बी वाई में, है ना, और प्रोपगेट कर रहा है इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। चीकू भैया ये कैसे पता चला तुम्हें? क्योंकि मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये वाई है, मतलब बी तो वाई में ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन वाई में हो रहा है, पर यहां है एक्स, मतलब ये प्रोपगेशन एक्स में कर रहा है। अब एक्स में भी, एक्स में इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? तो यहां सब पॉजिटिव है। तो अगर सब पॉजिटिव है मतलब उल्टा है,
सब पॉजिटिव मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में, मतलब ये कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस में नेगेटिव की तरफ। इतनी चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्या एक बार पूरी की पूरी चीज आपके दिमाग में बैठ गई? फिर से समझो, फिर से सोचो एक बार क्या बोला चीकू भैया ने, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। या फिर आपको फिर से सुनना चाहते हो तो एक बार फिर से रिमाइंड करके सुन लो। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो सबसे पहले पूछा गया कि वेवलेंथ कितनी होगी, और फिर पूछा गया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमसे पूछा गया वेवलेंथ कितनी होगी, फिर हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सॉर्टेड, वेवलेंथ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, हम बात करते हैं कि भैया इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो वेवलेंथ के लिए हम लिखेंगे भैया इसका k विल बी इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा, हाँ या ना, k इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा। तो यहां पर k कौन सा है, जरा देखो जल्दी से बता दो, यहां पर k कौन सा है, ये 5 इंटू k इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, सॉरी 0.5 है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, ये किसके बराबर है, 2 पाई लैम्डा। ये किसके बराबर है, 2 पाई लैम्डा। सॉर्टेड। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। इतना क्लियर है। अब अपने से पूछा जाएगा भैया ये हमारा लैम्डा आ गया, लैम्डा के बाद हमसे पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा कहां दिख रहा है तुम्हें, जल्दी से जरा देख के बताओ इस इक्वेशन में ओमेगा कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऑब्वियसली वो तो ले लिया, ये वाला है ओमेगा टी। तो यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 1.5, देख लो भाई अच्छे से, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ये हमारा आ गया ओमेगा। ओमेगा इसी चीज को बराबर कर देंगे 2 पाई बाय एफ से। तो हमसे क्या पूछा भाई, फ्रीक्वेंसी ही पूछी है। फ्रीक्वेंसी के निकालने के लिए हम लिखेंगे 2 पाई अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। सॉर्टेड। तो ये हमारा लैम्डा आ गया इस तरफ, और इस तरफ हमारी क्या आ गई भैया, फ्रीक्वेंसी आ गई है। दोनों ही चीज हमारी आ गई, लैम्डा आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गई। हर एक प्राणी का बहुत अच्छे से सॉर्टेड हो गया, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का खेल। अच्छा चीकू भैया, तो यहां देखो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों ही चीज हमने यहां पर निकाल दी। अब इन्होंने पूछ लिया व्हाट राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पार्ट भी देखेंगे, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना है, तो देखो इलेक्ट्रिक, अगर ये वाई में ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ ऑसिलेट कर रही होगी, ये वाई में ऑसिलेट कर रहा है और एक्स में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली जेड में ऑसिलेट कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली जेड में ऑसिलेट कर रही होगी, क्योंकि वाई में तो यही ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में ऑसिलेट कर रही होगी। समझ रहे हो क्या, ऐसे समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये अगर वाई में कर रहा है और जा एक्स में रहे हैं, तो आखिरी कौन सा एक एक्सिस बचा, जेड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ऑसिलेट कर रही होगी, जेड में। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में हम लिख देंगे भैया ई नॉट, ई जेड विल बी इक्वल्स टू ई नॉट। साइन अंदर का तो एकदम सेम रहेगा, ओमेगा जेड इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t। तो साइन ओमेगा टी तो एकदम सही आ गया, ठीक। ये बिल्कुल अंदर का तो एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां z लिख दिया क्योंकि ये z में कर रही होगी, वो y में कर रहा है, जा x में रहे तो z में कर रही होगी। अब फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद है, E B C, ठीक है, एकदम सॉर्टेड है भैया, सॉर्टेड है। E कितना, यही तो पता करना है। B कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और C कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, तो इससे ये गया 10 बचा, 3 2 जा 6, ये आ गया 60। तो E कितना आ गया भाई, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 3 इंटू 10। चिकू भैया क्या कर दिया आपने, तो देखो भैया ये B है, B यहां दे रखा है, तो मैंने B को यहां डाला। कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। C है, C कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 60, तो E विल बी इक्वल्स टू आ गया 60। तो मैंने यहां पर E की वैल्यू कितनी डाल दी, 60। हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे मैंने एक्सप्रेशन लिखी है। यप भाई यप, एकदम सॉर्टेड। देखो वही चीज, आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कैसे एक्सप्रेशन लिखी जा रही है, कैसे एक्स देखा जा रहा है, कैसे वाई देखा जा रहा है। चलो अगला सवाल, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम होगी, वैक्यूम, ऑब्वियसली वैक्यूम।
एनी टाइम एनी डे, वैक्यूम 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 वैक्यूम। समझ में आया? अब यहां पर देखो भैया, अगली चीज जो हमारे पास होगी, अगली चीज जो हमारे पास होगी वो क्या होगी? वो होगी द हाउ आर द, मतलब अगला फिर से क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ अच्छा फॉर्मूला पूछ लिया है, तुम खुद देखो क्या पूछ लिया, फॉर्मूला पूछ लिया। हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे? ईबीसी ईबीसी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब यहां पर ई अपॉन बी लिख देंगे, ई नॉट बाय बी नॉट विल बी इक्वल टू सी। कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? सॉर्टेड भैया, हर एक प्राणी को क्लियर है। ओके, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर। अब हम बात करेंगे कि अगर वेव जा रही है, क्योंकि जब भी कोई वेव जाती है तो कहने में यही आता है कि वेव के पास एनर्जी भी होगी, और वेव के पास, अगर वेव है तो वेव के पास एनर्जी भी होगी और वेव के पास मोमेंटम भी होगा। अगर एनर्जी नहीं, मोमेंटम नहीं, तो फिर काय की वेव? तो जब भी ईएम वेव जा रही है तो क्या इसके पास भी एनर्जी होगी? क्या इसके पास भी मोमेंटम होगा? तो हां चीकू भैया, हां, ईएम वेव के पास भी कोई ना कोई एनर्जी होगी, ईएम वेव के पास भी कोई ना कोई मोमेंटम होगा। हमेशा जब भी एक वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, सन से अर्थ पर आ रही है कौन? ईएम वेव्स, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर के आ रही है, कुछ ना कुछ मोमेंटम लेकर के आ रही है। क्या बात समझ में आ गई भैया? तो चीकू भैया कितनी एनर्जी होगी? तो बेटा वेव की हमेशा हम एनर्जी नहीं पता करने की कोशिश करते, हम एनर्जी डेंसिटी पता करने की कोशिश करते हैं कि एक वेव जा रही है तो उस वेव की एनर्जी डेंसिटी क्या है। अब क्योंकि इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो वेव के अंदर जब हम एनर्जी डेंसिटी पता करने की कोशिश करेंगे तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पता करने की कोशिश करेंगे और एक बार मैग्नेटिक फील्ड की। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जब भी हम वेव की एनर्जी डेंसिटी पता करने की कोशिश करेंगे तो हम वेव के अंदर पता करेंगे इसकी एनर्जी डेंसिटी कौन कौन सी, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, एक बार मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। तो हम यहां पर लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कौन सी है? इसकी कौन सी डेंसिटी है? इसकी कौन सी वाली एनर्जी डेंसिटी है? ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। और अगर मैं यहीं पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बताऊंगा तो B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब यहां पर चीकू भैया इस चीज में थोड़ी सी हम गहराई में जाते हैं, हम इस चीज की हल्की सी गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इन डेंसिटीज का राज क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, इस चीज पे सवाल उठते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार इसको थोड़ा और गहराई में। हाँ, तो हम देखेंगे भैया कि जैसे कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है तो वो किससे पैदा हो रही है? हमारे पास कभी भी एक चार्ज होगा, जब भी ये चार्ज कुछ ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा इसके पास कुछ तो एनर्जी होगी। जब भी चार्ज एक्सिलरेट हो रहा होगा उसके पास कुछ तो एनर्जी होगी। अब ये जो चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है, गोल घूम रहा है, समझ रहे हो? जैसे वो सर्कल में अगर एक चार्ज को गोल घुमाया तो एक्सिलरेट कर रहा है ना, उसके पास क्या है? कुछ एनर्जी है। अब चार्ज ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, इसके पास कुछ एनर्जी है। जब ये चार्जेस ऑसिलेटरी मोशन जो कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन जो कर रहे हैं, मतलब जो चार्ज एक्सिलरेट हो रहे हैं, ये चार्ज अपने अंदर से अपनी एनर्जी को और अपने मोमेंटम को देंगे, ईएम वेव्स के फॉर्म में रिलीज करेंगे। बेटा समझ में आया? तो इन्होंने अपनी एनर्जी, अपने मोमेंटम को रिलीज करा किस फॉर्म में? ईएम वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो जब भी कोई चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है या ऑसिलेटरी मोशन या कर रहा है, किसी भी तरह से एक्सिलरेट हो रहा है, दे आर गोइंग टू रिलीज क्या? ईएम वेव्स। मतलब उनके अंदर से उन्होंने अपना मोमेंटम और अपनी एनर्जी छोड़ दी बाहर दुनिया में, और वो दुनिया में जो एनर्जी छोड़ी है उसने, एक एक्सिलरेटिंग चार्ज ने, वो क्या है? वही ईएम वेव है। बेटा ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि एक्सिलरेटिंग चार्ज अपनी एनर्जी और अपने जो मोमेंटम का हिस्सा ईएम वेव के अंदर छोड़ता है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ईएम वेव के अंदर चीकू भैया चार्ज और मोमेंटम है, तो कोई भी चीज अगर किसी चीज पे जाकर टकराएगी तो क्या फोर्स लगाएगी? तो हां, ये होता है कि जब भी ईएम वेव किसी चीज से टकराती है, मतलब जब भी लाइट रेज या फिर कोई भी ईएम वेव किसी चीज से टकराती है तो वो उस चीज के ऊपर प्रेशर लगाती है। क्योंकि कोई ईएम वेव है, ऐसे करते हुए आई, ऐसे जैसे भी हमने इसे बात करा था कि ऐसे करते हुए आई है और ऐसे करते हुए आके किसी से टकराई, तो क्या उसे मोमेंटम मिलेगा? हाँ, बकायदा उसे मोमेंटम मिलेगा और बकायदा वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगी। इनफैक्ट अगर आपने बहुत ज्यादा डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी डेंसिटी की लाइट अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट पे मारी है
तो उसे प्रेशर भी फील होगा, और वो प्रेशर को हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। रेडिएशन प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला होता है P विल बी इक्वल्स टू, रेडिएशन प्रेशर विल बी इक्वल्स टू U अपॉन C। बेटा समझ गए क्या? U क्या है? U इज द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन द टाइम इंटरवल ऑफ T। बेटा समझ में आया? तो U इज द एनर्जी ट्रांसफर इन द टाइम इंटरवल ऑफ T। क्लियर? एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड ऑन दिस। ओके, तो क्या एक रे के अंदर एक रे ऑफ लाइट बोल देता हूं, या फिर लाइट वेव बोल देता हूं, किसी भी तरह की ईएम वेव के अंदर कोई एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है। उसकी एनर्जी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा उस वेव के अंदर एनर्जी है। क्या उसके अंदर कुछ मोमेंटम होता है? बिल्कुल, यकीनन उसके अंदर मोमेंटम होता है। और जब वो जाकर के किसी चीज से टकराती है, तो क्या मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर होते हैं? फोर्स लगता है? बिल्कुल मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल फोर्स लगता है। क्या फोर्स लग रहा है किसी चीज के ऊपर, तो प्रेशर भी लग रहा होगा। तो जब बहुत ज्यादा एरिया पे आकर के लाइट गिरेगी तो हाँ, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर को हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, और इससे बोलेंगे पीयूसी। PUC सॉर्टेड है। P विल बी इक्वल्स टू U अपॉन C। तो देखो भैया, अगला सवाल ये होगा हमारे पास कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गिव इट्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ, किस किस चीज में रिलेशन बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में उसकी इंटेंसिटी का रिलेशन बताना है। तो देखो बेटा, इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है। क्या हमें बहुत अच्छे से याद है? कि प्रेशर वॉज इक्वल्स टू, रेडिएशन प्रेशर वॉज इक्वल्स टू U अपॉन C। यस और नो? यही वाली चीज हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो जब आपने यही चीज पढ़ी थी तो क्या आपको याद है कि इसी तरह से हमने एक चीज को देखा था, ये रेडिएशन प्रेशर वॉज इक्वल्स टू U अपॉन C। ओके, और वहीं पे अगर अपन U को C से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इंटेंसिटी मिलती थी। U वॉज U मल्टीप्लाइड बाय C, इससे हमें क्या मिलती थी? इंटेंसिटी मिलती थी। क्लियर है? तो भैया यहीं पे U को अगर C से मल्टीप्लाई कर देते तो इंटेंसिटी मिलती है, और U क्या है हमारा? एनर्जी डेंसिटी। U हमारा क्या है भाई? एनर्जी डेंसिटी। अब यहां पर जो एनर्जी डेंसिटी है उसका हम फॉर्मूला डाल देंगे, या फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी जिसे हम बोले उसका फॉर्मूला डाल देंगे, तो यह आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड विथ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ E का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ C। तो पहली चीज तो हमें क्या पता चल गया? यहां पर पहली चीज जो थी वो हमें पता चल गई। यहां पर क्या चीज पता चल गई भैया? हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी का, सॉर्टेड। और यहीं पे दूसरा जो एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा हाफ, ध्यान से देखिएगा भैया, ये चीज हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन, हाफ B नॉट स्क्वायर अपॉन U नॉट मल्टीप्लाइड विथ C। ये हमारे पास एक और चीज तुरंत आपके पास आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपका एनर्जी डेंसिटी जो है उसे मल्टीप्लाई कर देना C से। तो दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय C, और हाफ B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यस और नो भाई? क्या ये बात सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई? तो क्या चीकू भैया, ये जो वेव है ये हमें फील क्यों नहीं होती? जो भी ईएम वेव है, जैसे सनरेज हमारे हाथ पे आके लगती हैं तो इसकी गर्मी तो हमें फील होती है कि गर्म हो रहा है, लेकिन इसका मोमेंटम फील क्यों नहीं होता? बेटा मोमेंटम फील इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका इतना ज्यादा तेज मोमेंटम होता नहीं है कि हमें अफेक्ट कर पाए। पर अगर एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, उस पर सनरेज टकरा रही होंगी, कोई बहुत छोटा जिसका मास बहुत ही कम होगा, उस पार्टिकल पे अगर सनरेज टकरा रही होंगी तो सनरेज और वो वेव जो है ईएम वेव, वो उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट करती हैं और डेफिनेटली उस चीज का मोमेंटम चेंज कर देती है। तो बहुत तेज मोमेंटम जब आता है, बहुत तेज ईएम वेव जब आती हैं और एक बहुत कम मास वाले पार्टिकल से टकराती हैं तो उसका मोमेंटम चेंज कर देती हैं। यही होता है इलेक्ट्रॉन में। आपने शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में 11 का पहला दूसरा चैप्टर ही होता है, और यही चीज हम मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, एटम्स करके जो चैप्टर आएगा उसमें, कि जब ईएम वेव आती हैं और एक इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज कर देती है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कर देती है, उसे एक्साइटेड स्टेट में भेज देती है। सॉर्टेड? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। तो हम ईएम वेव के ऊपर कुछ और सवाल देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भैया ईएम वेव के हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में क्या बोला जाएगा? इस इक्वेशन के बारे में क्या बोला जाएगा? चीकू भैया ये इक्वेशन के बारे में क्या बोला जाएगा? तो यहां देखो बेटा, हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है भैया ये, और एक इक्वेशन है ये वाली।
ठीक है, ऑलमोस्ट एक ही चीज है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो भैया हमें तो पता है ना स्पीड ऑफ लाइट विल बी इक्वल्स टू ईबीसी। ओके, याद है, बी इंटू सी, ईबीसी था। यस, और एक वेव की स्पीड के लिए भी हम ऐसे लिखते हैं, एक वेव की स्पीड के लिए हम हमेशा इसी तरह से लिखेंगे, ओमेगा अपॉन के। यस 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 यस, तो सी को हम ई बाय बी लिख सकते हैं और ओमेगा अपॉन के लिख सकते हैं, तो बी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू के ई। क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? डेफिनेटली इस तरह से क्लियरली लिखा जा सकता है। ओके, कौन सा आंसर सही हो गया इसके हिसाब से? बी डब्ल्यू और ई के, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो चुका। एवरीवन इज सुपर क्लियर भाई यहां तक के लिए? चलो अगला सवाल, अगली चीज देखते हैं अपन कि ईएम वेव यूनिक क्यों है, क्यों बाकी वेव की तरह नहीं है ईएम वेव। ईएम वेव को एक अलग चैप्टर बना करके क्यों पढ़ा जा रहा है चीकू भाई? जब वेव हमने वहीं पर पढ़ ली थी तो ईएम वेव को यहां पर एक अलग चैप्टर बना करके पूरा ईएम वेव कर रहे हो आप इतनी देर से, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ईएम वेव ना, ईएम वेव एक तो बहुत तेज चलती है, और उसका जो तेज चलने का कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये हो गया कि ईएम वेव हमेशा हमेशा जब भी चलती है उन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ईएम वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट इसे मीडियम मिलता है तो ये स्लो हो जाती है। दूसरी चीजें मीडियम में तेज होती है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड हुआ, या स्पीड कोई भी ट्रांसवर्स वेव हुई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हुई, तो ये मीडियम के अंदर जाके थोड़ी तेज हो जाती है। पर हमारे पास भैया अगर मीडियम आ गया ईएम वेव के अंदर तो ये स्लो हो जाती हैं। तो ईएम वेव टोटली बिल्कुल अलग है बाकी वेव्स के कंपैरिजन में। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ईएम वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, और मीडियम इसका ट्रेवल इफेक्ट करता है बाकायदा। सॉर्टेड भैया। चलो यहां पर एक ईएम वेव दे रखी है, तो तुमसे बोला इन एन ईएम वेव ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, उसमें पूछा वेवलेंथ कितना होगा। बिल्कुल सही बात। तो आपको अगर लेमडा निकालना है तो लेमडा विल बी इक्वल्स टू भैया लेमडा इंटू सी, लेमडा इंटू एफ इज इक्वल्स टू सी होता है। हमें लेमडा निकालना है तो हम सी बाय एफ कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है यार। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी डालेंगे, वो कितनी डाल देंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 11। 3 से 3 कट गया, ये आ गया 10 टू द पावर माइनस। ओके एक मिनट, 10 टू द पावर माइनस, अच्छा ये 10 है, सॉरी, 10 टू द पावर माइनस 2। यप एवरीवन, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 10, ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। हमारा आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 10, दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 2, दैट विल बी सी। यप, जल्दी से बता दें सारे प्राणी, हमारा सी आंसर सही है। चले आगे देखते हैं, आगे देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या होती है, किस तरफ से डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की, जरा समझिए। इसकी डायरेक्शन निकालने का जो तरीका होता है, इसके प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है, वो हम ई और बी के परपेंडिकुलर में चलाते हैं। ऐसे समझिए ई क्रॉस बी करते हैं, ई क्रॉस बी करेंगे तो जिस तरफ आएगा वो इसका डायरेक्शन होगा। मतलब ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर लाइट या वेव जो ईएम वेव होगी वो प्रोपगेट होगी। ऐसे आपको देखना है। सॉर्टेड। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर इस तरफ प्रोपगेट होती है। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या? तो कौन सा आंसर सही होगा इस वाले में? इस वाले में जो हमारा आंसर सही होगा वो सी, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर इसे प्रोपगेट होना है। समझ में आ गया भाई? आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पूरे चैप्टर में डाला गया है। मैं बात कर रहा था, मैक्सवेल ने करेक्शन किया था, मैक्सवेल ने बताया था कि किस तरह से हमारे अंदर या फिर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एक गलती हो गई थी छोटी सी, उस गलती को सुधारा था मैक्सवेल ने। उस गलती का नाम था एम्पियर लॉ के अंदर की गलती, और उसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया था। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, कैसे मैक्सवेल ने गलती ढूंढी, कैसे मैक्सवेल ने इस गलती को सुधारा। ओके, और फिर आखिरी में कैसे एम्पियर लॉ को सुधार करके मैक्सवेल ने एम्पियर मैक्सवेल लॉ दिया। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां पे समझने की कोशिश करो भाई। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? तो मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दी थी, उसमें मैक्सवेल ने रियलाइज करा था भाई कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हर जगह होना चाहिए। मतलब तो ये चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे काम करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के अंदर होता है या नहीं होता है, ये चीज दोनों एक साथ मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर देखो कि हमारे पास एक इस तरह से सर्किट है। ओके, तो
जब भी हम यहां पर कोई बैटरी अगर इस तरह से लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो चीकू भैया यहां पर से इस तरह से करंट फ्लो के इधर आएगा, तो यहां पर से इस तरह से करंट फ्लो के इधर से करंट फ्लो के इधर जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। तो अगर मैं एम्पियर लॉ लगाऊं, अगर मैं इस चीज पर एम्पियर लॉ लगाऊं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भैया जो आपने यहां पर लिखा, जो भी चीज आपने यहां पर लिखी है, ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरी की पूरी चीज में एम्पियर लॉ बकायदा बहुत ही शिद्दत से लगाया जा सकता है। मतलब अगर इस एरिया से पास होना, एम्पियर लॉ याद है तुम्हें क्या होता था? एम्पियर लॉ होता था बी डॉट डीएल का क्लोज्ड इंटीग्रल, बी डॉट डीएल का क्लोज्ड इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू आई इनक्लोज्ड मल्टीप्लाइड विथ म्यू नॉट। तो बी डॉट डीएल का क्लोज्ड इंटीग्रल आई इनक्लोज मल्टीप्लाइड विथ बी नॉट, मतलब यहां पर कोई करंट होगा तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम बस ये सोचो कि यहां पर इस वायर के अंदर से कोई करंट फ्लो होके जा रहा है और इस करंट के अगल बगल कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तो इस करंट के अगल बगल कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, यस और नो? यस, डेफिनेटली यस। इस करंट के अगल बगल कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, डेफिनेटली यस। ओके, तो यहां पर कुछ करंट है तभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, तो एम्पियर ने बोला कि भाई हमने बात करी थी कि अगर कहीं पर एक लूप है, ठीक है, एम्पियर ने बोला था कि भैया अगर कहीं पर इस तरह से एक लूप है और इस लूप के एरिया में से जो भी करंट इनक्लोज हो रहा है, मतलब इस लूप के एरिया में से जो भी करंट पास होकर ऐसे जा रहा है, इस लूप के एरिया में से जो भी करंट इस तरह से पास होकर के जा रहा है, हम उस करंट को बोलेंगे करंट इनक्लोज। ठीक है, तो इस लूप का जो भी एरिया है, इस एरिया में से जो भी करंट इस तरह से पास होकर के उस तरफ जा रहा है, हम क्या बोलने वाले हैं उस चीज को, हम क्या बोलने वाले हैं इस चीज को? करंट इनक्लोज्ड। सॉर्टेड है। तो इस लूप के अंदर के एरिया में से पास होने वाले करंट को करंट इनक्लोज बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तो लूप का ऐसा सर्कुलर रिंग है और उसके अंदर जो एरिया है उससे पास, क्यों बोल रहे हो जी को इतनी बार? मैं बता रहा हूं क्यों बोल रहा हूं। तो देखो भैया, जितनी बार इसके एरिया में से करंट पास होकर के जाएगा उसे हम करंट इनक्लोज बोलेंगे। पर इमेजिन करो कि अगर मैंने लूप को ऐसे बनाया, ये हमारे पास क्या है? एक कैपेसिटर है, और इमेजिन करो हमने एक लूप को इस तरह से बनाया है। ठीक है, यहीं पे मैंने एक लूप को इस तरह से बनाया है जिसका एरिया मैंने ऐसे मटके वाले शेप का ले लिया है। समझ गए? मतलब ऐसे समझो कि पहले ये फ्लैट था, अब मैंने इसे च्युइंगम टाइप था, मैंने इसमें बीच में फूक मार के इसका पूरा बबल बना दिया। तो बेटा क्या हुआ? एरिया जो यहां पहले ये एरिया ऐसे था, वो एरिया अब ऐसे हो गया पूरा। है तो ये भी पूरा एरिया ही ना, पहले ये सिंपल था, अब ये फूल कैसे हो गया? पहले ये ऐसे यहां पर सिंपल रखा हुआ था, मैंने इधर फूक मारी, ये फूल के ऐसे बड़ा बबल बन गया। ठीक है, तो क्या हम अभी भी इस एरिया से पास होने वाले करंट को आई इनक्लोज बोलेंगे? तो एम्पियर ने बोला बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि पहले ये एरिया फ्लैट था, अब मैंने इस एरिया को फ्लैट करके इससे दूर करके ऐसे कर दिया, पूरा इस एरिया में फैला दिया। तो इस रिंग के अंदर का एरिया तो ये पूरा ही हुआ ना, क्योंकि कोई अगर यहां से इंटर हो रहा है करंट तो उधर से तो बाहर निकलेगा ही। कोई करंट अगर इसके मुख से अंदर हो रहा है तो उधर से तो बाहर निकलेगा ही। पर कैपेसिटर के केस में करंट इनक्लोज्ड 0 आ रहा था, पर कैपेसिटर के केस में करंट इनक्लोज्ड 0 आ रहा था। क्या ये बात आपको समझ में आई? कैपेसिटर के केस में करंट इनक्लोज क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। तो चीकू भैया कैपेसिटर के केस में करंट इनक्लोज 0 क्यों आ रहा है? यहां करंट इनक्लोज 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा इस लॉ में थोड़ी सी गलती है। इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। करंट को थोड़ा और अच्छे से डिपेक्ट करके हमें लिखना होगा कि यहां पर से जब करंट इसमें एंटर हुआ तो यहां से तो करंट था, फिर करंट इधर से क्यों नहीं निकला? करंट इस एरिया से, इस जगह से क्यों नहीं निकला? और अगर इस जगह से करंट निकला तो करंट फिर इसमें कैसे पहुंचा? अगर यहां से निकला ही नहीं तो इधर कैसे पहुंचा वापस? मतलब इधर एक करंट है, ध्यान से देखो, इधर एक करंट है पर यहां कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, पर करंट यहां भी जा रहा है। तो भैया इस जगह से कैपेसिटर के बीच में करंट कैसे पास हो रहा है? वो करंट के फॉर्म, मतलब यहां से यहां करंट बह तो रहा है पर यहां नहीं है, तो यहां करंट किसी और फॉर्म में होगा ना। करंट ने अपना रूप बदल लिया ना, इच्छाधारी करंट हो गया ना। तो इस जगह पर करंट किस फॉर्म में? तो इस दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में करंट कैसे बह रहा है? मतलब करंट इधर है, यहां नहीं है, मतलब यहां है पर हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि हम मान नहीं रहे। अगर हम मान नहीं रहे तो हमें करंट को देखना पड़ेगा, किसी तरह से करंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि करंट वहां दूसरे रूप में है। और यहां पर इस जगह पर हवा में प्रोड्यूस होने वाला करंट या हवा में दिखने वाला करंट
उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? हवा में दिखने वाले करंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। सॉर्टेड है। तो इस चीज के बारे में मैक्सवेल ने क्या बताया? इस चीज के बारे में मैक्सवेल ने बताया कि भैया एम्पियर में तुम्हारे लॉ के अंदर की ये जो गलती है इसे सही तो कर दूंगा, पर तुम्हें मेरे लॉ को मैक्सवेल एम्पियर लॉ लिखना पड़ेगा। और वो गलती मैं बताता हूं क्या है। तो गलती ये है कि जब भी यहां से करंट आता है आई और यहां पर चार्ज होता है तो ये चार्ज बढ़ने लगता है। तो जब ये चार्ज इस प्लेट के ऊपर बढ़ने लगता है तो प्लेट पे बढ़ता हुआ चार्ज हमारे लिए क्या करता है? इस प्लेट पे बढ़ता हुआ चार्ज हमारे लिए क्या करता है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता है। तो प्लेट पे यहां चार्ज बढ़ रहा है, यहां पे क्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? या फिर मैं ऐसे बोल दूं फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? इस जगह पे फ्लक्स बढ़ने लगेगा। फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे जैसे यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह की चेंज हो रही है। जैसे जैसे यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो क्या मैं इस जगह के चार्ज का रिश्ता Q इज इक्वल्स टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं? यस। और ये चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या मैं dq अपॉन dt लिख सकता हूं? यस। और यहां पर मैं d अपॉन dt इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? करंट। और वो कौन सा करंट होगा? डिस्प्लेसमेंट का। तो इस जगह के चार्ज के चेंज होने की वजह से यहां पर फ्लक्स चेंज होता है और वो चेंजिंग फ्लक्स इस जगह पर जो चेंजिंग फ्लक्स है, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस जगह पर एक करंट पैदा करती है। जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा कर रही थी वैसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर करंट पैदा कर रही है और वो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक फ्लक्स जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। वहीं से हमने देखा कि Q विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन नॉट होगा। जब हम इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे हम लिखेंगे dq अपॉन dt। इसी चीज को हम लिखेंगे d phi अपॉन dt मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन नॉट। तो करंट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद d phi अपॉन dt। यस, एंड दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। यप, एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड ऑन दिस। क्लियर है भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? तो अगर कहीं पर भी अब एम्पियर मैक्सवेल लॉ अगर हमें लिखना होगा तो हम करंट को नॉर्मल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे लिखेंगे। जब भी हमें एम्पियर मैक्सवेल लॉ लिखना होगा तो हम नॉर्मल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट लिखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो कितना है? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ डी फाई बाय डी। किस रेट से फ्लक्स हो रहा है? ये फ्लक्स कौन सा है बेटा? फड़फड़ाना नहीं है। फ्लक्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ये फ्लक्स कौन सा वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फ्लक्स है यहां पर। ओके, तो जब भी हमें आई इनक्लोज लिखना होगा वहां पर अब हम क्या लिखेंगे? आई इनक्लोज प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब एक नॉर्मल करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट। अब नॉर्मल करंट को तो आईसी लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट को एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय तरह से लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। सॉर्टेड है? चीकू भैया आ गया, चीकू भैया समझ में आ गया, चीकू भैया। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ है कि द करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस विल विच विथ द क्लोज लूप द पैरामीटर इज सम ऑफ ओके कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट। यही सेम एम्पियर मैक्सवेल लॉ बन करके हमारे सामने आ गया। सॉर्टेड? तो कभी भी किसी चीज से हम बात करेंगे कि भैया आई बी डॉट डी एल अगर किसी का लिखना है तो यहां पे म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज कितना लिखेंगे? वो आई इनक्लोज जो लिखेंगे वो लिखेंगे आई कंडक्शन, मतलब नॉर्मल हमारा करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, या फिर ऐसे लिखेंगे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड विथ आई सी प्लस एक और चीज जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे यहां पर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ डी फाई बाय डी टी। और ये फ्लक्स कौन सा लेने वाले हैं हम यहां पर? ये जो फ्लक्स ले रहे हैं कौन सा लेने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फ्लक्स लेने वाले। सॉर्टेड भैया? आई होप आपको इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा आखिरी हिस्से की तरफ आ जाते हैं और यहां पर सीधी सीधी बात करते हैं ईएम वेव के बारे में। मैं आपको सारी की सारी ईएम वेव तो याद करा ही दूंगा और सारी ईएम वेव याद कराने के बाद, सारी ईएम वेव की सारी चीज याद कराने के बाद ईएम वेव की प्रॉपर्टी बता दूंगा ताकि आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म सा हो जाए, है ना? तो जल्दी से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह की ईएम वेव्स हैं। तो हमारे पास ओवरऑल रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रेज, यूवी, एक्सरे एंड गामा, है ना? तो इस पूरी की पूरी चीजों को देखो मैं यहीं याद करा देता हूं, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आर से।
ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आर, रेडियो वेव। ओके, फिर आप सोचो इन्फ्रा, ठीक है, इन्फ्रा, माइक्रो, सब में आर आ रहा है, रेडियो वेव, ठीक है, माइक्रो, रो पे इंफेसिस है, इंफ्रारेड, ओके, सॉरी, रेडियो वेव, रेडियो वेव के बाद जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव। ओके, एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड, तो ये क्या है, माइक्रो, रो माइक्रो, तो रेडियो, रो, रेड, रेडियो, रो, रेड, तो माइक्रो, मैं यहां पे लिख देता हूं माइक्रो, एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड, माइक्रोवेव्स। तो ये वाली कौन सी होगी, रेडियो वेव्स, ये वाली कौन सी होगी, माइक्रोवेव्स। एक और रेड थी, कौन सी रेड थी, इंफ्रारेड, तो ये भी कौन सी होगी, रेड, कौन सी रेड, इंफ्रारेड, एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड, कौन सी रेड है, इंफ्रारेड। तो रेडियो वेव, आर आर आर, रेडियो, रो, रेड, रेडियो, रो, रेड, माइक्रो, इंफ्रारेड, इतना सब तुम्हें आ गया। अब अगर तुम्हें रेड समझ में आ गया तो रेड के बाद तुम पूरा की पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम लिख सकते हो, दैट विल बी रॉय जी बिव या फिर विबग्योर, इधर से पढ़ेंगे तो विबग्योर है, तो यहां से लिखेंगे तो रॉय जी बिव। सॉर्टेड, इतनी चीज तुम्हें सॉर्टेड हो गई, आर 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 और फिर विबग्योर। ओके, अब वी के बाद तुम्हें याद रखना है यूवीडब्ल्यूएक्स, सिंपल, यूवीडब्ल्यूएक्सवाई, ऐसे, वी के बाद क्या आएगा, वी, विबग्योर, वी के बाद याद करोगे यूवी, तो यहां पे इसके बाद आ जाएगा तुम्हारे पास यूवी, क्लियर, डब्ल्यू तो होता नहीं, एक्स और वाई, तो हमारे पास जो पूरा होगा आर आर आर, रेडियो, रो दैट इज माइक्रो, दैट इज रेड, इंफ्रारेड, फिर रॉय जी बिव, विजिबल स्पेक्ट्रम, वी आ गया तो फिर यूवी, यूवी, यूवी के बाद क्या लिखोगे जल्दी बताओ, अरे भाई ये क्या हो गया, यूवी के बाद क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, यहां पे यूवी के बाद क्या लिखोगे, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यूवी, डब्ल्यू तो होता नहीं, एक्स होता है एक्सरे, वाई होता है वाई, जेड होता ही नहीं है, तो एक्स क्या है एक्सरे और वाई कौन सी है, गामा रे। पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम याद हो गया, रेडियो, रो, इंफ्रा रेड, रॉय जी बिव, और वहां यूवी है, वायलेट है तो अल्ट्रा वायलेट, उसके वायलेट के बगल में अल्ट्रा वायलेट आ गया, रेड के बगल में इंफ्रारेड आ गया, तो वहां पे अल्ट्रा वायलेट, तो यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू है नहीं, एक्स है, वाई है और जेड नहीं है, सॉर्टेड भैया, एवरीवन इज सुपर क्लियर, सॉर्टेड। ये सारे के सारे वेव का तुम्हें पैटर्न याद आ गया। तो भैया हमने जो यहां पर वेव का पैटर्न अभी याद करा है, एक बार फिर से लिखते हैं हम। यहां पर सबसे पहले कौन सी वेव होगी, रेडियो वेव, रेडियो वेव के बाद कौन सी होगी भैया हमारे पास, रो, माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव, एवरीवन इज सुपर क्लियर, सॉर्टेड। तो यहां कौन सी वेव होगी, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद रॉय जी बिव या फिर विबग्योर, आप उल्टा याद कर सकते हैं। वी के बाद आएगा यूवी, यूवी डब्ल्यू तो होता नहीं, तो एक्स होगा और वाई और जेड, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में ये होगा। इधर से जाएंगे तो जब हम गामा की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा समझो एक्सरे, गामा रे खतरनाक होती हैं, तो जो खतरनाक है उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उनका लैम्डा कम है, तो इधर से उधर तक जाने में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, खतरनाक तरीका बढ़ेगा और लैम्डा कम होगा। जिसका लैम्डा ज्यादा है, समझो कि जिसका लैम्डा ज्यादा है वो उधर कूदी और उछल के बहुत दूर जाके गिरी, ठीक है। जिसका लैम्डा ज्यादा है वो बड़े बड़े जंप मार रही है, जिसका लैम्डा कम है वो वहीं जंप मार रही है, छोटे छोटे जंप मार रही है। तो जिसका लैम्डा कम है वो छोटे छोटे जंप मार रही है और तुम्हारे अंदर से छोटे छोटे जंप मार के निकल के जा रही है, तो तुम्हें ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो गामा तुम्हें ज्यादा इफेक्ट करेगी। पर जो रेडियो है, एक जंप वहां मारा उछल के, दूसरा वहां गया, फिर तीसरा और बढ़ा गया, 1-1 किलोमीटर की वेवलेंथ हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ है। मतलब वेव बनेगी तो ऐसे बनेगी और पूरा मतलब शहर में निकल को पार कर देगी 2-3 वेवलेंथ में, इतनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ की रेडियो वेव बन रही है। तो क्या किसी को परेशान कर रही है, नहीं, पता भी नहीं चल रहा। पर गामा के साथ क्या हो रहा है, मतलब स्पीड तो दोनों की सेम है ना, गामा के साथ क्या हो रहा है, ऐसे करके तुम्हारे को परेशान कर देंगे, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे अंदर से जाएंगी, तो तुम्हारे शरीर में बहुत नुकसान करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जो ऐसे चल के जाती है। समझ गए क्या। तो जो बड़े जंप मार रही, जिनका वेवलेंथ बड़ा है, कौन का वेवलेंथ बड़ा है भैया, इसका वेवलेंथ बड़ा होगा, इधर जाने में वेवलेंथ छोटा और इसका सबसे छोटा होगा। जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो कौन सबसे ज्यादा परेशान करेगी, गामा सबसे ज्यादा परेशान करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलो जल्दी से सारे वेव्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास भैया कि ईएम वेव के अंदर क्या होता है, तो इस तरह से विजिबल रीजन होता है, जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखो यहाँ पे रेडियो वेव है, लेमडा ज्यादा है, उधर जाने में लेमडा कम हो गया, सॉर्टेड। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इधर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, उधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि भैया पूरे के पूरे रीजन में, पूरा के पूरा रीजन में विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अरे ट्रू और फॉल्स क्यों आ गया।
विच विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ट्रू और फॉल्स नहीं होगा, यहां पे आएगा कौन सी वेवलेंथ होगी। रेड होगी, जल्दी से बताओ, रेड लाइट होगी, जल्दी से बताओ, रेड लाइट या वॉयलेट लाइट। तुम्हें कमेंट करके बताना रेड की फ्रीक्वेंसी हायर होगी या वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हायर होगी। तो हम जब जाते हैं तो हमने देखा था ऐसे रॉय जी विव, ओके, तो रॉय जी विव इस तरफ जा रहे हैं, तो हम अगर यहां से इस तरफ गए, इधर से उस तरफ गए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हम इस तरफ से उस तरफ गए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी और वेवलेंथ कम हो रही होगी। बेटा समझ गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, वेवलेंथ कम हो रही होगी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, वॉयलेट की, ठीक है। और अगर ओवरऑल स्पेक्ट्रम की बात करें तो गामा रेज जो होती हैं उनकी, गामा रेज सबसे कोने में आती हैं, तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और लैम्डा सबसे कम होता है ओवरऑल की अगर हम बात कर रहे हैं तो। यप, चलो अगला वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इनमें लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, हर एक प्राणी बता दे, लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, ए बी सी डी, जल्दी प्राणियों, लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, ए बी सी डी, तेजी से कौन सा वाला आंसर सही होगा, चलो जल्दी से बताओ भैया। सी वाला आंसर एकदम सही होगा, माइक्रोवेव सबसे कम होगी, ठीक है, फिर विजिबल आएगी, फिर गामा आएगी, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा। तो ये हमारा सी वाला ऑर्डर एकदम सही है, लोएस्ट से हाईएस्ट। क्या पूछा है बेटा, फ्रीक्वेंसी पूछा है, लैम्डा पूछा होता तो इसका उल्टा होता। एवरीवन इज सुपर क्लियर, सॉर्टेड। अब हमारे पास रेडियो वेव है, एक एक करके सारी वेव देखेंगे। तो रेडियो वेव कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। ये कहाँ यूज होती है भैया, टीवी स्टेशन में, रेडियोज में, टेलीविजन में, वो छतरियां जो लगी होती हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी छतरियां टेलीकास्ट करती हैं। यहां पर से कोई सिग्नल अगर हमें चंद्रयान को भेजना है तो वहां पर भी कुछ इस तरह की वेव्स को यूज किया जाता है, ये रेडियो वेव्स होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज कहां से कहां तक होता है, 500 से 1000 तक, मेगा हर्ट्ज, मतलब समझ रहे हो ये कहां आ रहा है, किलो हर्ट्ज 10⁻³ और ये आ गया 10⁻6। इतने में मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में इसका काम चल रहा है। दूसरी तरह की वेव कौन सी होती है, माइक्रोवेव्स होती है। माइक्रोवेव बेटा काफी छोटे माइक्रोवेव होते हैं जिसमें हम छोटे सिग्नल भेजते हैं। माइक्रोवेव आपके माइक्रोवेव ओवन में भी यूज होती है। ये वाटर मॉलिक्यूल को ऑसिलेट करती हैं अपने साथ। जब ये ऐसे जा रही होती तो अंदर बैठा हुआ वाटर मॉलिक्यूल एकदम ट्यून हो जाता है। जैसे आपके सामने एकदम से गाना बजा दिया किसी ने भयानक सा, ठीक है कोई सा भी गाना अभी जो तुम्हारे लिए ट्रेंडिंग में है, एकदम से किसी ने बजा दिया, ठीक है, तो वो वाला गाना जैसे ही किसी ने बजाया और आप एकदम से वाइब करने लग गए, अच्छा ओ ये, तो ये वाला गाना बजा और वाइब करने। तो वैसे ही जब माइक्रोवेव अगर वाटर मॉलिक्यूल के पास जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल डांस करने लगते हैं। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल डांस करने लग जाते हैं वैसे ही क्या होता है, वो डांस करते हैं, गर्म होते हैं, गर्म होने से खाना गर्म हो जाता है। इस तरह से माइक्रोवेव काम करता है। हाँ, तो जो हमारे शिप्स के रेडार होते हैं वो भी इसी चीज पे काम करते हैं, एरोप्लेन्स के रेडार वगैरह भी इसी चीज पे काम करते हैं। सिग्नल वगैरह जो माइक्रोवेव्स हैं, तो जो रेडियो वाला काम है वो टोटल अलग है, और जो सिग्नल है यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन वाले वगैरह ट्रेस करना, वो उसमें ये वाली चीज यूज होती है। माइक्रोवेव में तो, माइक्रोवेव ओवन में तो ये चीज यूज होती ही है। क्लियर है, ठीक है। तो द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट एफिशिएंटली इन। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, मतलब ये माइक्रोवेव सिर्फ उस चीज को गर्म कर सकता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल है। क्या ये बात समझ रहे हो, बिना वाटर मॉलिक्यूल वाली चीजों को वो नहीं हीट अप कर पाता। कौन, हमारा माइक्रोवेव। तो कंडीशन क्या है उसकी, जरा जल्दी से कमेंट करो, पॉज कर लो भैया, तेजी से पढ़ो। और कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब उस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे माइक्रोवेव काम कर रहा है उसी पे वाटर मॉलिक्यूल का नाचने का मन होना चाहिए। सॉर्टेड है भाई। इंफ्रारेड वेव आती है तीसरी। इसमें क्या होता है कि हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल, जैसे आपने देखा होगा मूवी में इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं। नेशनल जियोग्राफी टीवीज जब होती हैं तो भैया उसमें आप टीवी पे दिखाते हैं आपको कि इंफ्रारेड कैमरा से देखा जा रहा है, अच्छा वहां कुछ गर्मी हो रही है। इंफ्रारेड कैमरा से देख रहे हैं, अच्छा वहां से हीट सिग्नल आ रहे हैं। सैटेलाइट्स के अंदर भी इंफ्रारेड कैमरा होते हैं, तो वो हीट देखते हैं कहां पे ज्यादा ठंडा है, कहां पे ज्यादा गर्म है।
हमेशा कोई भी गर्म या फिर जीवित वस्तु हीट प्रोड्यूस करती है। वो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, उसके अंदर शरीर का खाना, तो वो मूव करता है तो पता चलता है अच्छा वहां पे कुछ हीट सिग्नेचर और वो मूव कर रहा है। तो जब ऐसी चीजें पता होती है तो वहां इंफ्रारेड वेव्स काम आती हैं और इंफ्रारेड कैमराज, इंफ्रारेड ग्लासेस काम आते हैं। सॉर्टेड भाई। इंफ्रारेड वेव्स सन से भी बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रेज आती हैं, उसी से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह वाला जो आपने पहले पढ़ रखा होगा, वो सारे चीज का मेजर कारण इंफ्रारेड रेडिएशन ही होता है। क्लियर? सॉर्टेड है भाई। अच्छा, एक और चीज जो आपके फोन के आगे आजकल सेंसर आने लग गए, रिमोट के आगे एक सेंसर आता है, वो सेंसर भी इंफ्रारेड पे काम करता है। उसकी कुछ लाइट, कभी कभी तो आपको सेंसर जब आप रिमोट के आगे ऐसे करके देखोगे तो आपको दिखेगा, पर कभी कभी वो रिमोट के आगे जो सेंसर है वो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा इंफ्रारेड में चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंफ्रारेड के आगे जब देख रहे हो तो इंफ्रारेड के आगे जब देख रहे हो तो वो थोड़ा सा विजिबल रीजन में आ जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड के जस्ट बगल में रेड होती है। तो आपको कभी कभी तो रेड दिखता है और कभी बिल्कुल भी रेड नहीं दिखता है। तो जिसका सिग्नल हैवी है, जिसका सिग्नल का वेवलेंथ कुछ ज्यादा ही है, फ्रीक्वेंसी कुछ कम है, तो वो वाला सिग्नल का रेड आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी रेड नहीं दिखेगा। पर जब आप इस तरह से आपको चलाओगे और आप देखोगे तो कहीं कहीं पर रेड दिखेगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो कुछ विजिबल रीजन में आ रहा है उसका सिग्नल और कुछ इंफ्रारेड में रह रहा है, इसलिए वहां पर आपको सिग्नल्स दिखाई देते हैं। सॉर्टेड हो गई क्या भैया बात? तो टीवी और रिमोट के सिग्नल इंफ्रारेड में आ जाते हैं। इसके बाद आती है विजिबल रेस। विजिबल रेस तो आप जानते हो पूरा की पूरा विबग्योर आर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, हमने अभी पढ़ा। और आर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा और वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। यप, सुपर क्लियर, पूरा की पूरा विजिबल रीजन है यहां पर। अब यहां पे बताइए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लाइन बिटवीन, तो क्या करते हैं भैया? द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाई होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम? जरा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किस किस के बीच में होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम? ये सवाल वो हैं जो आपको बार बार स्पेक्ट्रम की याद दिला रहे हैं, ये वो सवाल हैं जो आपको बार बार बता रहे हैं कि आपका कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस तरह से आप चीजों को सॉल्व करोगे। जल्दी से बताओ, आपको कैसे पूरा याद हो जाएगा। तो इंफ्रारेड कहां से था मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो, सबसे पहले रेडियो वेव थी, फिर हमारी माइक्रोवेव थी, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड था, फिर विजिबल रीजन था। तो विजिबल रीजन और माइक्रोवेव के बीच में आता था इंफ्रारेड। यस, ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। यप, एवरीवन इज सुपर क्लियर, सॉर्टेड अबाउट दिस। अब आती है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज बेटा प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल लैंप। ये क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट, आपने यूवीफिकेशन देखा होगा, तो हम चीजों का यूवीफिकेशन करते हैं, अल्ट्रावायलेटफिकेशन करते हैं, मतलब हम चीजों को जो उसके अंदर जर्म्स हैं उन्हें मारने के लिए उन्हें यूवीफाइड करते हैं। आपने आरओ यूवी वो सब देखा, यूवी आरओ, फिल्टर्ड वाटर, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह, वो सारी चीजों के साथ यूवी भी यूज होता है। तो यूवी का काम क्या होता है? जर्म्स किल करना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, विजिबल लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो जर्म होते हैं अंधे नहीं हो जाते बेटा, ऐसा नहीं कि विजिबल लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ गई जर्म अंधे नहीं हो गए, वो उनको नष्ट ही कर देती। छोटे छोटे जर्म इतनी तेज ये वहां पर से जाती है, उनको ऐसे 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 कर देती है। रेडियो वेव तो ऐसे जाती है, परेशान नहीं करती, पर ये ऐसे ऐसे करके जाती है, बेचारे जर्म फट जाते हैं। समझ गए क्या? तो यहां पर वो जर्म फट जाते हैं, उनकी कोई वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं यूवी लाइट की वजह से। ठीक है, यूवी लाइट एक अलग तरह की होती है, कुछ इंक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ यूवी में विजिबल होती हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग इनविजिबल इंक से लिखते हैं, तो ऐसे कुछ लिख दिया और यूवी लाइट मारा तो उसमें वो दिख रही है। हाँ, तो कुछ इंक होती हैं जो यूवी लाइट में विजिबल होती हैं, तो वहां पर भी यूवी लाइट का बहुत यूज होता है। क्लियर है भैया? सॉर्टेड है। तो यूवी रेडिएशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो सर्जरी होती है, सर्जरी में भी जो लेजर सर्जरी, लेसिक सर्जरी वगैरह बोलते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? यूवी लाइट को यूज करते हैं। ठीक है, एवरीवन इज सुपर क्लियर अबाउट यूवी लाइट। अब यहां पर देखिए, इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर, ठीक है, बहुत खतरनाक बात बोल दी, जैसा मून की हालत है वैसी हालत हो जाती है। इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन व्हाट इट इज? तो बहुत ज्यादा चिंतन वाला विषय हो गया कि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या होगा इसके टेम्परेचर के साथ। अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसका टेम्परेचर के साथ क्या होगा? इसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मून के रिस्पेक्ट में सोचो भैया, इन द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर देयर विल बी नो ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम हीट को ट्रैप ही नहीं कर पाते। समझ रहे हो? जैसे कपड़े होते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर की हीट ट्रैप रहती है ठंड में, ज्यादा कपड़े पहनते हैं ना, वैसे काम करता है एटमॉस्फेयर। अर्थ के लिए स्वेटर की तरह काम कर रहा है। मून के पास स्वेटर नहीं है, मून बेचारा ऐसे ही घूम रहा है, तो मून के ऊपर बर्फ जम गई है, हमारे ऊपर बर्फ नहीं जमी। समझ रहे हो क्या? तो क्या हुआ? एकदम अच्छे से समझ में आ गया। टेम्परेचर ऑफ
अर्थ बहुत ही ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो जाएगा, पूरी ठंडी पड़ जाएगी अर्थ। इसके बाद यूवी रेज के लिए यूवी लैंप वगैरह भी बनाए जाते हैं, और आखिरी में होती है एक्स रेज। ठीक है, तो यहां पे यूवी वेव्स लिख दिया, पर यह होगा एक्सरे। तो एक्सरे कैसे बनती है? क्या चिकू भैया सन से आती है एक्सरे? नहीं। तो देखो ये यहां तक जो रेज थी ना, ये रेज अभी तक सन वन से कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत हीट कर देते थे तो उससे बन जाती थी, पर ये जो यूवी रेज हैं, ये यूवी रेज के बाद एक्स रेज हैं, ये कहां से आ रही हैं? तो एक्सरे बेटा तब बनती है जब हम किसी भी एक बहुत तेज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को एक मेटल पे खींच के मार देते हैं। समझो एक चीज को जैसे ऐसे पत्थर रखा हुआ है और एक बॉल है, बॉल को गीला करा और उसको बहुत तेज खींच के हमने, बॉल के ऊपर क्या बैठा हुआ है? पानी। अब बहुत तेज खींच के हमने बॉल को पत्थर पे मारा तो क्या होगा? बॉल टकरा के इधर आ जाएगी और जो पानी होगा वो चारों तरफ स्कैटर हो जाएगा। समझे? एकदम ऐसे ही एक्सरेज बनाई जाती हैं कि बहुत एक इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और बहुत तेज खींच के एक मेटल सरफेस पे मारते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे टकराता है तो वहां पर से जैसे पानी निकला वैसे ही वहां पर से ईएम वेव्स निकलती हैं, चारों तरफ ईएम वेव्स निकलती हैं। समझ में आया? तो वो ईएम वेव्स कौन सी होती हैं? बहुत तेज, जितना तेज एक्सिलरेट करके मारोगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव निकलेगी, और वो ईएम वेव होगी हमारा एक्सरेज। क्या आपको समझ में आया? तो जब भी एक मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को मारते हैं तो वो टक्कर से, समझ गए क्या निकल रहा है? एक्सरेज निकल रही है। और ये एक्सरेज का काम क्या होता है आप सभी को पता है, आजकल तो कलर्ड एक्सरेज भी आने लग गई हैं। तो एक्सरेज का काम यही होता है। आखिरी में होती है गामा रेज। तो गामा रेज क्या होती हैं? गामा रेज बेटा आप अभी थोड़ा आखिरी में सीखोगे, पर आपको अभी के लिए बता देता हूं। सपोज मैं न्यूक्लियस हूं, तो गामा रेज कहां से निकल रही है? न्यूक्लियस से। ठीक है, तो सपोज मैं न्यूक्लियस हूं और मैंने अपने अंदर से एक पार्टिकल निकाल करके ऐसे फेंका। ठीक है, तो ऐसे समझो कि एक इंसान होता है, तो उसको जैसे एक सोल्जर है ना, सोल्जर ऐसे गन लेके बैठा हुआ है, सोल्जर ने गोली चले तो बहुत तेज। अब सोल्जर पीछे खसक गया क्योंकि गोली बहुत ज्यादा थी। सोल्जर वापस आया उस जगह पे, फिर गोली चलाई, फिर वापस आया उस जगह पे, फिर गोली चलाई। समझ में आया? तो ऐसे न्यूक्लियस बैठा हुआ है, तो न्यूक्लियस को सोल्जर की जैसा मानो। न्यूक्लियस ने अपने जेब में से एक पार्टिकल निकाला और उसे ऐसे फेंक दिया, तो उसमें न्यूक्लियस पीछे चला गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस पीछे चला गया। न्यूक्लियस जब वापस आके बैठेगा तो न्यूक्लियस एक एनर्जी रिलीज करेगा। बेटा समझे, न्यूक्लियस यहां मस्त स्टेबल था, न्यूक्लियस जैसे ही पीछे गया तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया ना। तो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी पे आने के लिए एनर्जी रिलीज होती है, उसको वापस आ गया, यहां पे चला गया था, फिर वो वापस ऐसे कंफर्टेबल होकर इधर बैठेगा। तो जब वापस कंफर्टेबल हो रहा है तो यहां उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, यहां उसके पास कम एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आने में उसने एक एनर्जी का फोटोन छोड़ता है, एक एनर्जी फेंकता है, उसे हम बोलते हैं गामा। तो न्यूक्लियस जब ऊपर चला गया और ऊपर से उतर के वापस नीचे आता है, न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में से जाकर वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, उसे हम बोलते हैं गामा रेज। तब एक फोटोन रिलीज करता है, उसे बोलते हैं गामा रेज। ठीक है, अगर इतने अच्छे से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा रेज सबके बारे में बहुत शिद्दत से बात की जाएगी। सॉर्टेड है, हर एक चीज यहां तक तुम्हें समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। क्लियर? तो गामा रेज इस तरह से हमने कंप्लीट करी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पास एक दो सवाल, किस चीज की पेनिट्रेशन पावर होगी? किस चीज की पेनिट्रेशन पावर होगी? द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस व्हेन इट्स, मतलब कितना ज्यादा एक्सरे पेनिट्रेट कर पाएगी जब उसका क्या ज्यादा होगा? वेलोसिटी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा? नहीं भाई, वेलोसिटी तो सारी ईएम वेव्स की सेम होती है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरे होगी, मतलब ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। वेवलेंथ ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्या ज्यादा होना चाहिए? अगर एक्सरे का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। शॉर्टेड है, मतलब उतना ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी, उतने मोटे ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई बहुत जैसे बड़ा जानवर है उसके अंदर हमें देखना है तो हमें ज्यादा पावर की एक्सरे चाहिए होगी। इंसान है तो कम पावर की, एक बेबी है तो और बहुत कम पावर की। क्लियर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज? तो कौन सी रेज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है? तो यहां पर देखो, बीटा रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, ये कैसे है? तो ये तुम्हें जब न्यूक्लियस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। ओके, अच्छा, इन सब में से पेनिट्रेशन रेडिएशन, मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा कौन पेनिट्रेटिंग पावर रखता है? तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है? गामा रेज। तो गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज्यादा होगी। क्लियर? अब ये जितनी भी चीजें मैंने रेस के बारे में आपको बताई, ये सारी की सारी यहां पर पीपीटी में इंक्लूडेड है, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाने वाली है।
तो अब ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, जल्दी से हमने खत्म कर दिया। आप लोग इस पूरे के पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग तरह के वीडियोस। ओके, तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।